चलिए शुरू करें। देखिए आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है, ठीक है ना, वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, ठीक है ना। आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें एक है ध्वनि प्रदूषण, एक है आपको जल प्रदूषण, एक है आपको मृदा प्रदूषण और एक है वायु प्रदूषण। तो आज जो सर्वाधिक बीमारियां जो फैलती है, ठीक है ना, वो आपको जल प्रदूषण के कारण, किसके कारण, जल प्रदूषण के कारण। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और अगला प्रश्न जो हमारा करा है, क्या देखिए कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है वो आपको कहाँ स्थित है। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है वो आपको बिहार के पश्चिम चंपारण में क्या है कि आपको स्थित है गंडक नदी के किनारे। किसके किनारे है, गंडक नदी के किनारे, ठीक है ना। फिर यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि सबसे ज्यादा आपको जो टाइगर रिजर्व है वो आपको भारत के किस राज्य में है। तो वो आपको मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश को हम लोग स्टेट टाइगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्टेट टाइगर के नाम से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है ना, स्टेट टाइगर। तो याद रखिएगा स्टेट टाइगर, ठीक है ना। इसके अलावा आपको हार्ट ऑफ इंडिया क्या है कि आपको हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए तो ये आपको मध्य प्रदेश को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, मध्य प्रदेश को। तो इन चीजों का आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है कि हार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसके अलावा स्टेट टाइगर, इस दोनों नाम से जो जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो वो आपको मध्य प्रदेश को क्या होता है कि आपको जाना जाता है। फिर यहाँ से अगला प्रश्न एक और भी आ सकता है कि बताइए मध्य प्रदेश की राजधानी, तो आप उसे याद रखेंगे भोपाल। क्या रखेंगे, भोपाल। और वहाँ के जो अभी मुख्यमंत्री है वो आपको कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान। तो इस बात को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न को चलते। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो आपको कहाँ है, तो आपको यानी कि पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये आपको हैदराबाद में। क्या है, हैदराबाद में, ठीक है ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह आपको कहाँ है, तो यह आपको नागपुर में। इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो आपको कहाँ है, तो वो आपको मतलब बनारस में। कहाँ है, बनारस में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। आगे देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से है जल किस प्रकार का संसाधन है। देखिए अजैव संसाधन, जैव संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, चक्रीय संसाधन, ठीक है ना। ये जो आपको जल है वो आपको कैसा संसाधन है, तो ये आपको चक्रीय संसाधन है। क्योंकि जल जो होता है, ठीक है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होता है कि आपको परिवर्तित होता रहता है और इसको हम दोबारा क्या कर सकते हैं कि आपको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर एक प्रश्न आएगा संसाधन। क्या आएगा, संसाधन। तो बस एक चीज याद रखिएगा कि संसाधन हम किसे कहते हैं, तो वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। तो याद रखना है कि वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या हो, सक्षम हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे क्या हो जाएगा, तो आपको जल हो गया, क्या हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, ठीक है ना, मृदा हो गया, क्या हो गया, मृदा हो गया, खनिज हो गया, पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, पठार हो गया। तो ये सब जो है आपको क्या है कि कहीं ना कहीं संसाधन है। क्या है, संसाधन। और इससे आपको मानवीय आवश्यकताओं की क्या होती है कि कहीं ना कहीं पूर्ति होती है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो जल किस प्रकार के संसाधन हो गए, तो जल जो है आपको चक्रीय संसाधन है। कैसा संसाधन है, चक्रीय। चलिए आगे चलिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। ऑप्शन ए कर रहा है खेती, व्यापार, बुनाई, जूट उद्योग। तो देखिए तो इसमें से जो खेती हो जाएगा वो आपको प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा। तो देखिए तो अर्थव्यवस्था को संरचना के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए कि अर्थव्यवस्था को, किसको, अर्थव्यवस्था को, ठीक है ना, संरचना के आधार पर, किसके आधार पर, संरचना के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं, तो आपको 3 भागों में, ठीक है ना। यानी कि अर्थव्यवस्था को संरचना के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। तो देखिए तो उसमें सबसे पहले एक जो होगा आपको प्राथमिक क्रिया। क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्रिया। अब यहाँ पर समझिए कि प्राथमिक क्रिया हम किसको कहते हैं, तो सीधे समझना है कि कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलाप को क्या कहते हैं, प्राथमिक क्रिया। याद रखिएगा कि कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलाप क्या कहलाएगा, तो आपको प्राथमिक क्रिया। और प्राथमिक क्रिया में जैसे आपको कृषि हो गया, क्या हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, क्या हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक है ना, मत्स्य पालन हो गया, क्या हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वानिकी हो गया, क्या हो गया, वानिकी हो गया, ठीक है ना। तो ये सब जो है
वो आपको किस में आता है, खनन भी इसमें आता है, ठीक है ना। तो आपको प्राथमिक क्रियाकलाप में, किसमें, प्राथमिक क्रियाकलाप में। दूसरा जो है वो जाएगा आपको द्वितीय क्रियाकलाप, क्या हो जाएगा, द्वितीय क्रियाकलाप। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि आपको निर्माण यानी विनिर्माण और उद्योग धंधे से संबंधित क्या कहेंगे, कि आपको विनिर्माण, ठीक है ना, और आपको उद्योग से संबंधित क्रियाकलाप जो होते हैं वो आपको किस में आते हैं, तो आपको द्वितीय क्रियाकलाप। इसके अलावा इसमें आपको जन उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी जो होता है वो आपको द्वितीय के क्रियाकलाप में आते हैं। तो इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद है आपको तीसरा तृतीय क्रियाकलाप, क्या है, तृतीय क्रियाकलाप। तो देखिए, तो तृतीय क्रियाकलाप जो है इसको हम लोग सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, और इसमें आपको जैसे परिवहन हो गया, क्या हो गया, परिवहन हो गया, ठीक है ना, संचार हो गया, क्या हो गया, संचार हो गया। इसके अलावा आपको व्यापार हो गया, क्या हो गया, व्यापार हो गया। देखिए, परिवहन, संचार, व्यापार, ठीक है ना। इसके अलावा और भी क्या हो सकता है, बैंक हो गया, क्या हो गया, बैंक हो गया, ठीक है ना, बीमा हो गया, ईटीसी कर दीजिए। तो ये सब जो आता है वो आपको किस में आता है, तो आपको तृतीय क्रियाकलाप में। तो यहाँ हमने क्या देखा कि अर्थव्यवस्था को संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक जो है आपको प्राथमिक क्रिया, जिसमें आपको कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलाप आते हैं। एक जो है आपको द्वितीय क्रियाकलाप, जिसमें आपको विनिर्माण उद्योग और आपको क्या होता है कि उद्योग से संबंधित क्रियाकलाप आते हैं। उसके बाद है तृतीय क्रियाकलाप, जिसमें परिवहन, संचार, व्यापार और क्या होते हैं कि बैंक और बीमा आते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि परिवहन के जो आपको क्या है कि कुछ साधन उसका नाम बताइए। तो जैसे एक सड़क परिवहन हो गया, सड़क परिवहन के अलावा आपको क्या हो जाएगा कि आपको रेल परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया, जल परिवहन हो गया, पाइपलाइन परिवहन हो गया। फिर ऐसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि परिवहन का सबसे महंगा साधन कौन है, तो परिवहन का सबसे महंगा साधन कौन है, तो आपको वायु परिवहन। और सबसे सस्ता साधन कौन है, तो आपको जल परिवहन, क्या है, जल परिवहन है, ठीक है ना। फिर कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछ लिए जाते हैं कि बताइए क्या दुनिया के अधिकांश जो आपको व्यापार होते हैं वो किस परिवहन से होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको जल परिवहन से। किस परिवहन से, जल परिवहन से। उसके बाद कभी कभी संचार के बारे में पूछ लिया जाएगा कि संचार किसको कहते हैं, तो संदेशों का सफलतापूर्वक आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो आपको संचार कहलाता है। क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। तो संचार के साधन क्या हो गया, तो आज जैसे आप लोग टेलीफोन देखते होइएगा, टेलीविजन हो गया, ठीक है ना, समाचार पत्र हो गया, इंटरनेट हो गया। तो ये सभी जो है वो आपको क्या है, तो आपको संचार के क्या है, साधन है, क्या है, साधन है। व्यापार तो वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन जब बिना रोक टोक के होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। बैंक बीमा के बारे में आप जानते ही हैं क्या, क्योंकि ये सब अर्थव्यवस्था की क्या है कि आपको संचालित करने वाली मुख्य रीढ़ कह सकते हैं इसको, ठीक ना। तो देखिए, तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि निम्नलिखित में से कौन कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो देखिए, तो कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य में आएंगे, ऑप्शन क्या है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कपास से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, तो कपास का सबसे पहले प्रमुख उत्पादक राज्य, तो इसमें आपको कौन हो जाएगा, तो एक आपको महाराष्ट्र, कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, और एक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपको गुजरात। ये दोनों राज्य जो है कपास के प्रमुख उत्पादक क्या है कि आपको राज्य है। और यही वजह है कि आपको कपास जो होते हैं, ठीक है ना, इन दोनों राज्यों में ज्यादा उगते हैं, जिस कारण से आपको महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने जो है क्या है कि आपको अधिक है, क्या है, अधिक है, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते होइएगा कि गुजरात में जैसे आपको अहमदाबाद हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा आपको सूरत हो गया, क्या हो गया, सूरत हो गया, ठीक है। तो ये सब यहाँ के क्या है कि मतलब क्या कहते हैं कि सूती वस्त्र उत्पादक जो है वो आपको क्या है प्रमुख मतलब की जगह है। वही आप महाराष्ट्र में जाइएगा तो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का जो उत्पादन होता है वो आपको मुंबई में होता है, क्या होता है, मुंबई में। इसीलिए मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कपास का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे, महाराष्ट्र में और गुजरात में। और एक चीज याद रखिएगा कि कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा होती है वो कौन होती है, तो काली मृदा। कौन मृदा होती है, काली मृदा। और दोस्तों काली मृदा को हम लोग कहते हैं रेगुर मृदा। क्या कहते हैं, रेगुर मृदा। याद रखिएगा कि काली मृदा को क्या कहते हैं, तो आपको रेगुर मृदा कहते हैं। यानी कि काली मृदा का स्थानीय नाम क्या है, तो रेगुर मृदा। और ये कपास की खेती के लिए क्या होता है कि आपको उपयुक्त होता है। इसके अलावा इस कपास को एक उपमा दिया गया है उजला सोना का। किसका नाम दिया गया है, उजला सोना का। तो याद रखिएगा कि ये जो कपास है इसे क्या कहा जाता है, तो आपको उजला सोना। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कपास किस फसल का उदाहरण है, तो कपास जो है वो आपको खरीफ फसल का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, खरीफ फसल का। तो याद रहेगा कि ये जो आप देख रहे हैं कपास, ये किस फसल का एग्जाम्पल है, तो क्या कहेंगे, खरीफ फसल का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है, तो आपको उजला सोना कहा जाता है, ठीक है ना। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन होती है, तो आपको काली मृदा होती है, ठीक है ना। और
काली मृदा का ही स्थानीय नाम क्या है? तो आपको रेगुल मृदा है। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो आपको महाराष्ट्र और गुजरात में। सबसे ज्यादा वस्त्र उत्पादन किस राज्य में होता है? तो हम कहेंगे महाराष्ट्र और गुजरात में। क्या है? महाराष्ट्र और गुजरात में। तब ना ये जो महाराष्ट्र का एक शहर है आपको मुंबई, उसे क्या कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, ठीक है ना। और मुंबई को इसके अलावा भारत का वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई को बॉलीवुड की क्या कहा जाता है? नगरी कहा जाता है। तो कई सारे उपमाओं से इसे क्या किया गया है कि आपको सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से देख लेना है। तो देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या जानते हैं कि निम्नलिखित में राज्यों में से कौन कपास उत्पादक मतलब कि नहीं है? देखिए नहीं वाला भी पूछा था। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या जाएगा? छत्तीसगढ़, ठीक है ना। बाकी आपको आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा, गुजरात, ये सब जो है आपको कपास उत्पादक राज्य है, ठीक है ना। नहीं में कहेगा तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? तो आपको छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। आगे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ठीक है ना, और आपको उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका। देखिए मतलब कह रहा है कि कहां पर सघन जनसंख्या का क्षेत्र जो है वो आपको नहीं है। तो यह आपको हो जाएगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका होगा। क्या होगा? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, क्योंकि यह जो है आपको मरुस्थलीय क्षेत्र है। क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। दिए गए विकल्प के अनुसार यहाँ पर क्या है कि जनसंख्या जो है आपको अन्य क्षेत्रों की तुलना में क्या है? कम है। अब देखिए अब है कि यहाँ पर एक ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत आप याद रखिएगा कि कई सारे देश आते हैं। क्या आते हैं? कई सारे देश आते हैं। जैसे कि आपको चीन हो गया। क्या हो गया? चीन आ गया। चीन तो इसे पूर्व एशिया में आता है, ठीक है ना, लेकिन उसका अधिकांश काम जो होता है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ ही होता है, क्योंकि उसका ज्यादातर विवाद जो इसी देश के साथ है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको जापान हो गया। क्या हो गया? जापान हो गया। जापान के अलावा आप क्या कह सकते हो? उत्तर कोरिया हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया। ये सब जो होता है आपको क्या है? तो आपको दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत ही आने वाले क्या है? देश है। कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख देशों के नाम बताए। तो इसमें आपको जैसे इंडोनेशिया हो गया। क्या हो गया? इंडोनेशिया याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या हो गया? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अलावा आपको क्या हो सकता है? तो आपको सिंगापुर, मतलब सीधे समझिए आसियान के जो सदस्य है, सिंगापुर हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपको फिलीपींस हो गया। क्या हो गया? फिलीपींस हो गया, ठीक है ना। फिलीपींस के अलावा जो हो जाएंगे लाओस। क्या हो जाएगा? लाओस याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? लाओस। लाओस के अलावा क्या हो सकता है? तो आपको मलेशिया। क्या है? मलेशिया। मलेशिया के अलावा जो होगा आपको क्या हो सकता है? तो म्यांमार। क्या है? म्यांमार। और म्यांमार के अलावा जो होंगे वो आपको कंबोडिया। क्या हो जाएगा? कंबोडिया। कंबोडिया के अलावा आपको थाईलैंड। थाईलैंड। इसके बाद आपको वियतनाम। क्या है? वियतनाम। वियतनाम के अलावा आपको ब्रुनेई। क्या है? ब्रुनेई, ठीक है ना। तो ये सभी जो है आपको एक चीज ये भी याद रखिएगा, ये सब आसियान के सदस्य भी है। क्या है? आसियान के मेंबर्स भी है, ठीक है ना। और यह सब आपको दक्षिण पूर्व एशिया के क्या है कि आपको देश भी है। इसके अलावा इसमें आप जापान को जोड़ लीजिए। किसको जोड़ लीजिए? जापान को जोड़ लीजिए, ठीक है ना। जापान के अलावा कोरिया जो गणराज्य है दोनों उसको शामिल कर लीजिए, ठीक है ना। चीन को भी इसमें शामिल कर लीजिए। तो ये सब जो है आपको दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत क्या है कि आपको आने वाले देश है। क्या है? देश है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि आसियान के मेंबर्स कौन कौन है? तो हम कहेंगे इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम और ब्रुनेई। तो आसियान में टोटल मेंबर कितने हो गए? तो देखिए इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आसियान में सदस्य देश क्या हो गया बताइए? तो आपको 10 हो गया। कितने हो गए? 10 हो गए। तो आसियान के मेंबर सब कौन कौन है? तो देखिए यहाँ पर 10 हो गया। इसके अलावा क्या है कि जापान, कोरिया, चीन, ये सब भी जो है आपको क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत ही क्या है कि आपको आने वाले क्या है कि देश है। क्या है? देश है। तो इन बातों को अच्छे से याद रखना है। कभी कभी आपसे यहाँ से प्रश्न ये भी पूछ लिया जाएगा कि बताइए दक्षिण एशिया के अंतर्गत आने वाले देश कौन कौन है? तो दक्षिण एशिया के अंतर्गत सार्क के जो भी देश आएगा सब आपको दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो सार्क में कौन कौन देश आते हैं बताए हुए। तो जैसे आपको श्रीलंका हो गया। क्या हो गया? श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, अफगानिस्तान हो गया। तो ये सब जो है किसके अंतर्गत आता है जानते हैं? तो आपको यानी कि दक्षिण एशिया के अंतर्गत, मतलब ये सब सार्क के सदस्य है। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो अफगानिस्तान है, इस अफगानिस्तान को हम लोग हर्ट ऑफ एशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ट ऑफ एशिया कहते हैं। याद रखिएगा कहीं पर, ठीक है ना। अगर प्रश्न पूछ देगा कि बताओ कि हर्ट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो दोस्तों हर्ट ऑफ एशिया जो है वो आपको किसे कहा जाता है जानते हैं? तो आपको अफगानिस्तान को नहीं। और अभी आप लोग अफगानिस्तान की चर्चा बराबर सुनते होइएगा नहीं। तो ये जो अफगानिस्तान है इसी को हर्ट ऑफ क्या
कहते हैं एशिया, मतलब इसके विशेष भौगोलिक स्थिति एशिया में होने के कारण इसको एशिया का क्या कहा जाता है, दिल कहा जाता है। तो इसको याद रखना है। अफगानिस्तान की राजधानी जो क्या है, तो आपको काबुल है। और यहीं पर इन देशों की राजधानी पूछता है इंडोनेशिया का, तो ये आपको कहाँ हो जाएगा, जकार्ता। याद रखिएगा, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। सिंगापुर की राजधानी क्या है, तो सिंगापुर सिटी। फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो आपको मनीला में, ठीक है ना, जहां पर आपको अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है, याद रखिएगा, ठीक है ना। लाओस की राजधानी जो है वियंतिन है, कहाँ है, वियंतिन है। मलेशिया की राजधानी जो है कोलंबपुर है, ठीक है ना। उसके बाद म्यांमार है, इसकी राजधानी जो है नैपिदा, कहाँ है, नैपिदा। कंबोडिया की राजधानी नोमपेन, कहाँ है, नोमपेन है। थाईलैंड की राजधानी जो है आपको बैंकॉक है। वियतनाम की राजधानी आपको हनोई है। और ब्रुनेई की राजधानी जो है बंदर शेरी बागवान है, ठीक है ना। इसके बाद जापान की राजधानी कहेंगे तो आपको टोक्यो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोक्यो। और कोरिया की, तो कोरिया में दो गो आ जाएगा, एक आपको उत्तर कोरिया जिसकी राजधानी प्योंगयांग, और एक दक्षिण कोरिया जिसकी राजधानी आपको सियोल। और चीन की जो राजधानी है वो आपको कहाँ है, तो आपको बीजिंग में, कहाँ है, बीजिंग में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा आसियान का गठन, तो इसको बस याद रखिएगा कि आसियान का गठन जो हुआ था 8 अगस्त कितना को, 1967 को। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से आसियान का अगर पूर्ण पूछेगा तो आपको बता देना एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग इसको फटाफट क्लियर कर लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक जो है वो आपको न्यूनतम है। ऑप्शन कह रहा है ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा है आपको असम, ऑप्शन सी कह रहा है बिहार, ऑप्शन डी कह रहा है आपको हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, तो बिहार का जो मानव विकास सूचकांक है वो आपको जितने भी स्टेट है इंडिया में सबसे क्या है कि आपको नीचे है, क्या है, नीचे है। यानी कि सबसे कम मानव विकास रखने वाला जो राज्य है वो आपको कौन है, बिहार है। और सबसे अधिक कहेंगे तो आपको कौन हो जाएगा, तो आपको केरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीजों को जान लीजिए जो इससे जुड़ा हुआ है, जैसे कि मानव विकास सूचकांक कभी कभी पूछ देगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में HDI। क्या बोलते हैं, HDI। तो HDI का मतलब क्या होता है, तो ह्यूमन, क्या होता है, ह्यूमन, ठीक है ना, डेवलपमेंट, क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या हो जाएगा, इंडेक्स, ठीक है ना। या आपको किसका पूर्ण रूप होगा जानते हैं, तो आपको मतलब HDI का, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आपको मानव विकास सूचकांक, क्या हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है, क्या करना है, समझना है कि मानव विकास सूचकांक हो गया। चलिए आइए, तो यहाँ पर एक प्रश्न आ गया कि बताइए कि भारत में सबसे पहले मानव विकास सूचकांक को किस राज्य ने तैयार किया था, ठीक है ना। तो देखिए भारत में सबसे पहले मानव विकास सूचकांक को तैयार करने वाला जो अगर स्टेट है तो वो आपको कौन है, मध्य प्रदेश है, क्या है, मध्य प्रदेश। याद रहेगा कि भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य था जिसने अपने राज्य के लिए क्या किया था, कि आपको मानव विकास रिपोर्ट जो था उसे तैयार किया था, तो वो कौन था, मध्य प्रदेश। कौन था, मध्य प्रदेश। जहां आपको क्या हुआ था 1994 में ही आपको मानव विकास रिपोर्ट को क्या किया गया था, तैयार किया गया था। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि संपूर्ण भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट जो है वो आपको पहली बार कब प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। तो देखिए तो संपूर्ण भारत के लिए ये जो आपको HDR है, क्या है, HDR है, मतलब कि ह्यूमन, क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्या है, डेवलपमेंट रिपोर्ट। याद रखिएगा, ठीक है ना। संपूर्ण भारत के लिए यह आपको कब जारी हुआ था जानते हैं, तो यह आपको 23 अप्रैल 2002 को कब जारी हुआ था, 23 अप्रैल 2002 को। याद रखिएगा कि संपूर्ण भारत के लिए ये जो मानव विकास रिपोर्ट है वो आपको पहली बार कब जारी हुआ था, तो 23 अप्रैल 2002 को। और इस मानव विकास रिपोर्ट को जो तैयार करने वाली संस्था थी वो आपको कौन थी, तो आपको योजना आयोग थी। कौन थी, योजना आयोग थी। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट को कब प्रकाशित किया गया था, तब क्या कहेंगे, 23 अप्रैल 2002 को। और इस मानव विकास रिपोर्ट को कौन तैयार किया था, योजना आयोग, ठीक है ना। मानव विकास रिपोर्ट को ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HDR, मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि बताइए कि ये जो मानव विकास रिपोर्ट है, ठीक है ना, इसके आधार पर प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है, ठीक है ना। तो देखिए तो मानव विकास सूचकांक में भारत में जो प्रथम स्थान रखता है वो आपको केरल को रखता है, केरल। जबकि हमारे बिहार का जो स्थान है वो आपको न्यूनतम है, क्या है, न्यूनतम है। और जब भी केरल आएगा तो एक चीज याद रखिएगा कि केरल की साक्षरता दर भी जो है वो आपको क्या है, सबसे अधिक है। मतलब भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, केरल, जहाँ आपको लगभग
93% लोग जो है वो आपको क्या है, आपको पढ़े लिखे शिक्षित है, ठीक है ना। वहीं अगर हमने बिहार की बात करते हैं तो लगभग 65% लोग जो है बिहार के वो आपको पढ़े लिखे, और ये जो भी आंकड़े हम दे रहे हैं 2011 के जनगणना के आधार पर दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा बिहार से कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है, तो वो भी आप कह सकते हो बिहार। कौन है? बिहार। क्योंकि देखिए यहाँ पर किसी प्रकार का जो आपको औद्योगिक विकास है वो आपको हो नहीं रही है, ठीक है ना। इस वजह से क्या है कि यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रही है, कि लोगों का जो जीवन स्तर है वो आपको क्या है, निम्न है। क्या है? निम्न है, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं केरल की, तो केरल में साक्षरता दर भी अधिक है, इसके अलावा आपको लिंगानुपात भी अधिक है। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक साक्षरता दर, ठीक है ना, याद रखना है कि सबसे अधिक साक्षरता दर, ठीक है ना। इसके अलावा आपको सबसे अधिक लिंगानुपात, क्या है, सबसे अधिक लिंगानुपात रखने वाला भी जो राज्य है वो कौन है, तो आपको केरल है। तो आपका यहाँ प्रश्न आएगा कि सर साक्षरता दर वहाँ का कितना है, तो 93.91%, ठीक है ना। वही लिंगानुपात जो है वो आपको 284:1000, क्या है, 1000, मतलब कि 1000 पुरुषों पर क्या है कि महिलाओं की जो संख्या है वो आपको 1084 है। क्या है? 1084 है। 3 बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो कौन है, बिहार, जहाँ की साक्षरता जो है याद रखिएगा, ठीक है ना, कि लगभग आपको 2011 की मतलब जनगणना के अनुसार 65% लगभग में, क्या है, लगभग में, ठीक है ना। और यहाँ का लिंगानुपात कहेंगे तो 9 से 16 या कहीं कहीं आपको 9 से 18 भी देखने को क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इन सारी चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले HDI, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना। ये इसमें अगर आपको पूछेगा कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तब क्या कहेंगे, केरल। सबसे निम्न स्तर पर कौन है, तो आपको बिहार, ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक तैयार करने वाला पहला राज्य कौन था, तो वो आपको मध्य प्रदेश, जो आपको 1994 में ही से क्या किया था, तैयार किया था, ठीक है ना। अब यहाँ से है कि HDR मतलब हो गया मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब रिपोर्ट। यह आपको भारत में पहली बार कब जारी किया गया था, तो 23 अप्रैल 2002 को, जिससे बनाया था योजना है। और इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए। करा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक जो है वो आपको नहीं है। तो सबसे पहले आइए प्रवास हम कहते हैं किसे, ठीक है ना। तो देखिए, तो जब व्यक्ति अकेले, क्या कहेंगे कि जब व्यक्ति अकेले या समूह के साथ क्या होता है कि अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर बसता है, तो उसको हम लोग प्रवास कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को माइग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और एक चीज याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक जो आपको प्रवासी रहते हैं वो आपको कहाँ रहते हैं, जानते हैं, तो आपको महाराष्ट्र में। क्या रहते हैं? महाराष्ट्र में। तो वही कह रहा है कि प्रवास का प्रतिकर्ष कारक कौन नहीं है। तो एक में कह रहा है जलाभाव, बेरोजगारी, क्या है, बेरोजगारी, महामारियां, चिकित्सा, शैक्षिक सुविधाएं। तो यह नहीं होगा, क्योंकि देखिए लोग आपको प्रवास कब करेगा, तो यहाँ पर हम सारे ऑप्शन दे देते हैं, आप उससे देखिएगा, ठीक है ना। तो लोग प्रवास करते हैं जब आपको क्या हो, बेरोजगारी चरम स्थिति पर हो, लोग दूसरे राज्य में क्या होते हैं कि आपको चले जाते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद कह रहा है एक ऑप्शन में क्या देखिए, महामारियां, तो जहां पर बीमारी रहेगा वहां पर लोग रहना पसंद करते हैं, ना रहते हैं, महामारियां। उसके बाद कह रहा है आपको अगला जलाभाव, मतलब जल अभाव, तो जहां पर जल अभाव वाला क्षेत्र रहेगा आपको कहेंगे कि जाइए वहां रहिएगा, नहीं ना रहिएगा। तो ये सब आपको क्या है, प्रवास के जो है वो आपको क्या है जानते हैं, तो आपको प्रतिकर्ष कारक है। कैसे कारक है? प्रतिकर्ष कारक है। अर्थात ये लोगों को क्या होता है, उसके मूल स्थान छोड़ने के लिए बाध्य कर देता है। क्या कर देता है? बाध्य कर देता है। डी नंबर ऑप्शन एगो कह रहा है आपको चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं। तो ये सब प्रवास के अपकर्ष कारक है। आप शहर आके क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई की अच्छी सुविधा है, क्या है, अच्छी सुविधा है, ठीक है ना। यहाँ आपको क्या चिकित्सा की मतलब अच्छी सुविधा है, ठीक है ना। यहाँ लोग जो होते हैं अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। इसी सब वजह से आप क्या करते हैं कि आप मतलब कहाँ रहते हैं, तो आप शहर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? शहर में रहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ प्रतिकर्ष कारक में प्रवास के कौन कौन हो जाएगा, तो जैसे बेरोजगारी, महामारी, जलाभाव वाला क्षेत्र, और भी बहुत सारी चीज हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, तो यहाँ से दिए गए ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कौन नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। आगे देखिए, करा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो देखिए 2011 के अनुसार, ठीक है ना, किसके अनुसार, 2011 पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो आपको 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा कितना, 382 व्यक्ति प्रति, ठीक है ना, आपको वर्ग किलोमीटर। तो याद रखना है कि अगर हम प्रश्न कर दे कि बताओ कि भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है, तब क्या कहिएगा, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। देखो दोस्तों, अब यहाँ से अगला प्रश्न हमारा यह पूछा जाएगा, क्या जानते हैं
कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। तो देखिए, तो भारत में याद रखिएगा कि सबसे अधिक जो आपको जनसंख्या घनत्व है, क्या है, जनसंख्या घनत्व है, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वो किस राज्य का है, तो क्या कहेंगे, तो आपको बिहार का, किसका, बिहार का, जहां आपको क्या है कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लोग जो होते हैं आपको रहते हैं। मतलब बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो आपको 1106। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो क्या कहिएगा, तो आपको बिहार। इसी में पूछ देगा कि आपको सबसे कम यानी कि निम्नतम, क्या पूछ देगा, निम्नतम, ठीक है ना, तो निम्नतम वाला अगर पूछ देगा तो वो कौन हो जाएगा बताइए, तो आपको अरुणाचल प्रदेश कौन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं जानते हैं, तो आपको 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो आकाश पाताल का अंतर है। यहाँ देख रहे हो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश में कितना है, तो 17। छोड़िए, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व, हम कहेंगे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर पूछा जाएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है भारत में, तो आप क्या कहिएगा, बिहार, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। वहीं आपको न्यूनतम वाला पूछेगा तो हो जाएगा आपको कौन, अरुणाचल प्रदेश, जहां आपको 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। तो जनसंख्या घनत्व से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको इसको क्या कर देना है, क्लियर कर देना है। फिर लड़का सब कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि सर जी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो देखिए, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या की अगर बात किया जाए, ठीक है ना, तो वो कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ, तो आपको उत्तर प्रदेश में। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में, तो आपको सिक्किम में, क्या है, सिक्किम में। तो जनसंख्या घनत्व हम कहते हैं किसको, तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। तो प्रति वर्ग किलोमीटर, तो देखिए तो ये लगभग आपको वर्ग है, क्या है, वर्ग है। 1 किलोमीटर इधर भी, 1 किलोमीटर इधर भी, 1 किलोमीटर इधर भी, 1 किलोमीटर इधर भी, ठीक है ना। और इसी में जो निवास करने वाले लोग होते हैं ओकरे औसत संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा आपको प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग जो निवास करते हैं, क्या निवास करते हैं, बिहार में कितना, 1106। अगर बिहार ऑप्शन में नहीं रहेगा तो पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो ये चीजें आपको एकदम क्लियर रहेगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। पूछेंगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य था, क्या कहिएगा, उत्तर प्रदेश, सबसे कम तो सिक्किम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, उदयपुर किस राज्य में है, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन ए करा है गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में। तो उदयपुर जो है वो आपको राजस्थान में, क्या है, राजस्थान में, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए उसके बाद करा है फरीदाबाद। तो फरीदाबाद जो हो जाएगा, देखिए ये आपको हरियाणा में, कहाँ जाएगा, हरियाणा में। देखो याद रखना, कुछ सबका नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे आपको उदयपुर, क्या हो गया, उदयपुर, ठीक है ना। तो उदयपुर कहाँ है, जो पूछे जाते हैं उसको हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है ना। और राजस्थान क्या है, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो पहला नंबर पर राज्य आता है वो कौन आता है, तो क्या कहेंगे, राजस्थान, क्या कहेंगे, राजस्थान। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा पूछा जाएगा फरीदाबाद, क्या है, फरीदाबाद। तो देखिए तो फरीदाबाद जो है कहाँ जानते हैं, तो फरीदाबाद हो जाएगा आपको कहाँ, तो हरियाणा में, कहाँ हो जाएगा, हरियाणा में। याद रखिएगा कि फरीदाबाद कहाँ है, हरियाणा में। आही में पूछ देंगे फैजाबाद, क्या पूछ देंगे, फैजाबाद। तो दोस्तों ये जो फैजाबाद है यह आपको कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो याद रहेगा कि फैजाबाद कहाँ है, तो आपको उत्तर प्रदेश में। फरीदाबाद कहाँ है, तो आपको हरियाणा में है, ठीक है ना। उदयपुर कहाँ है, तो राजस्थान में। तो इस प्रकार से ऐसे कई सारे शहर है जिसके बारे में पूछे जाते हैं, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर जालंधर क्या आएगा, तो जालंधर आपको कहाँ है, तो पंजाब में। तो याद रखिएगा कि जालंधर, क्या है, जालंधर, ठीक है ना। ये जो जालंधर है ये कहाँ है, तो आपको पंजाब में। और यहीं पर आपको LPU यूनिवर्सिटी है, यानी कहने का मतलब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो आपको कहाँ है, तो आपको जालंधर में। तो जालंधर है कहाँ, तो आपको पंजाब में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो भैया यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे देखो आगरा, कहाँ है, आगरा। तो आप लोग जानते हो कि आगरा कौन नदी के किनारे है, हाँ, तो आपको यमुना नदी के तट पर, नहीं बताए थे ना। और इसी आगरा में आपको क्या है, तो ताजमहल, क्या है, ताजमहल, जो कितना याद में बनाया गया बताइए। तो आपको मुमताज की याद में, किसके याद में, मुमताज की याद में, नहीं। चलिए आइए दूसरा कह रहा है कोलकाता। तो देखो भाई मुझे जहां तक याद है कि कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। किसके तट पर है, हुगली नदी के तट पर। याद रखिएगा कोलकाता किस नदी के तट पर, तो आपको हुगली नदी के तट पर। पटना, तो पटना जो है आपको गंगा यमुना और आपको क्या है, तो आपको सोन, सॉरी यमुना कह रहे हैं, सॉरी गंगा, गंडक और आपको जो सोन है, क्या है, सोन है, उसके किनारे। लेकिन सामान्यतः लोग कहते हैं पटना कहाँ, तो आपको गंगा के किनारे। किसके किनारे, गंगा के किनारे, ठीक है ना। उसके बाद है एक आपको भोपाल। तो दोस्तों देखो मुझे जहां तक पता है कि जो भोपाल है यह आपको नर्मदा नदी के तट पर है।
है, किस पर है, नर्मदा नदी के तट पर। तो इसमें चारों ऑप्शन जो दिया है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के किनारे ही है, ठीक है ना। जैसे आगरा यमुना नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, ठीक है ना। पटना हो गया आपको गंगा नदी के किनारे, उसके बाद आपको भोपाल हो गया नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बताया गया ये सारे चीज होंगे आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग इसको फटाफट क्लियर कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे।